ओके। जी, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो करंट्स आइडेंटिफाई कर ली, उसमें सबसे पहले आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक हमने इधर जिक्र किया, नॉर्थ इक्वल करंट। अब सिंपल बात यह है कि इसको जब करंट पैटर्न को आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने एक चीज़ बड़ी सिंपल सामने रखनी है। करंट एक सिंगल हेडिंग के तौर पे मेंशन की जाएगी, मतलब सबसे पहली हेडिंग जो आपकी बनेगी वही होगी कि करंट पैटर्न ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। उसकी सब हेडिंग नंबर वन वुड बी द नेम ऑफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आप बताएंगे? आप कहेंगे कि एक वार्म करंट है, ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से स्टार्ट होती है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्लीज एडवांस करती है टुवर्ड्स द कैरिबियन आइलैंड्स। On reaching Caribbean islands, it splits into two branches. अब जब आप यहाँ पे ये वर्ड लिख चुके हैं कि इट स्प्लिट्स इनटू टू ब्रांचेस, तो आगे आपको फिर हेडिंग चेंज करनी है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के आगे आपकी हेडिंग हो जाएगी फ्लोरिडा करंट, और फिर एक हेडिंग आपकी होगी कैरिबियन करंट। ये दोनों सेपरेट हेडिंग्स होंगी, दोनों के बारे में आप बार दोबारा से बताएंगे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब कैरिबियन आइलैंड से आके स्ट्राइक कर रही है तो उसकी ब्रांचेस बन रही है। जब आप गल्फ स्ट्रीम की हेडिंग देंगे, तो गल्फ स्ट्रीम के बारे में आप मेंशन करेंगे कि ये बेसिकली जॉइनिंग ऑफ फ्लोरिडा करंट और कैरिबियन करंट के बाद फॉर्म हुई है, एंड इट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द पोल। इट फ्लोज अलोंग द ईस्टर्न बोर्ड ऑफ यूएसए, तो ईस्टर्न कोस्ट लाइन के साथ साथ चल रही है। जैसे ही ये न्यू फाउंडलैंड पहुंचती है, इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। अब चूंकि यहाँ से रास्ता चेंज होना है, पाथ चेंज होना है, हम नई हेडिंग दे देंगे और नई हेडिंग होगी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। सो उसको हम नाम देंगे NAD, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के बारे में आप बताएंगे कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग करंट दैट क्रॉसेस द अटलांटिक ओशन फ्रॉम न्यू फाउंडलैंड टू ब्रिटिश आइल्स। जो पाथ है वो ब्रिटिश आइल्स तक है, या ये ब्रिटिश आइलैंड्स तक पहुंचेगी, अप्रोच करेगी, और ब्रिटिश आइल्स इसको स्प्लिट अप कर देंगे इनटू टू ब्रांचेस। यहाँ पे आपको वो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये एक ही वार्म करंट की ब्रांच थी, और उस वार्म करंट में से एक कोल्ड करंट ओरिजिनेट कर रही है, और उसी में से एक वार्म करंट ओरिजिनेट कर रही है। सो हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस? वो सिंपल है कि ये जिसको हम नॉर्वेजियन करंट के तौर पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इट इज एंटरिंग इनटू कोल्ड वाटर रीजन। सो ये रिलेटिवली वार्म कंसिडर की जाएगी। उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि ये जो करंट साउथवर्ड आ रही है टुवर्ड्स द इक्वेटर आ रही है, इट इज एंटरिंग इनटू वार्म वाटर रीजन। ये गर्म पानी के इलाके की तरफ आ रही है, और यहाँ पे जो इसकी रिलेटिवली टेम्परेचर को अगर हम डिफाइन करें, तो ये कोल्डर वाटर है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग वाटर। ठीक है, तो करंट पे हमेशा आपने रिलेटिव टेम्परेचर अप्लाई करना होता है, उस पे आप कभी भी एब्सोल्यूट की बात नहीं करते, सिवाय इसके कि अगर वो करंट है ही एक गर्म इलाके में एग्जिस्ट करती हुई और उसी के अंदर ही मूव कर रही है, तो लाजमी बात है वो गर्म ही कंसिडर होगी। जैसे सारी की सारी इक्वेटोरियल करंट्स जो है वो वार्म करंट्स कंसिडर होती हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, साउथ में ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, और ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये चूंकि पैरेलल टू इक्वेटर चल रही है, ना इसको हम पोलवर्ड कह सकते हैं ना हम इसको इक्वेटर वर्ड कह सकते हैं, और इट इज एक्चुअली लाइंग विद इन द कोल्ड रीजन, तो उसको हम कोल्ड ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। सो इसमें अब बेसिक रूल सिर्फ एप्लीकेबल कहाँ पे है कि अगर वो एक ऐसे रीजन से ओरिजिनेट हो रही है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डेस्टिनेशन रीजन, तो फिर आप रिलेटिव टेम्परेचर को रेफर करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो करंट्स आइडेंटिफाई की, उसमें हुआ ये कि जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट थी, इसने आके स्ट्राइक किया
ब्रिटिश आइल्स, और इसके दो ब्रांचेस स्प्लिट ऑफ हो गई। एक जो है वो आर्कटिक ओशन की तरफ चल पड़ी, और जो आर्कटिक ओशन की तरफ गई वो नॉर्वे के साथ साथ ट्रेवल कर रही थी। हमने इसका नाम नॉर्वेजियन करंट रख दिया। दूसरी करंट जो आपको ब्रांच ऑफ होती हुई नजर आ रही है टुवर्ड्स द साउथ, दैट इज द कैनरी करंट। नाम इसका कैनरी करंट क्यों है? क्योंकि अगर आप अटलांटिक की साइड पे अफ्रीका के साथ साथ कुछ आइलैंड्स को देखें, तो एक तो बड़े ही पॉपुलर आइलैंड्स हैं, केप वर्डे आइलैंड्स। तो एक तो उनका नाम आपको वहाँ लिखा हुआ नजर आएगा, और दूसरा जो आपको आइलैंड्स का नाम लिखा हुआ नजर आएगा वो कैनरी आइलैंड्स है। सो कैनरी आइलैंड्स के नाम पे इस करंट को कैनरी करंट का नाम दिया जाता है। दिस करंट जॉइंस द फ्लो ऑफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन एक चीज जो ब्रांच ऑफ हुई थी, और एक जो बैलेंस आउट हुआ, वो नॉर्वेजियन करंट के तौर पे हुआ। सो नॉर्वेजियन करंट जो थी, विच एक्चुअली फ्लोज अलोंग द नॉर्वे नॉर्वे, ये आर्कटिक ओशन में पानी को ऐड करवा रही है। और उस वजह से क्या होता है कि आर्कटिक ओशन से भी पानी के फ्लोज जो है वो बाहर की तरफ आते हैं। ये कोल्ड वाटर फ्लोज है। उसमें एक फ्लो आपको जो है वो ग्रीनलैंड के मशरकी साहिल के साथ साथ नजर आ रहा है। इसको नाम दिया जाता है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, क्योंकि मशरक है तो ईस्ट ग्रीनलैंड करंट का इसको टाइटल दिया जा रहा है। दूसरी साइड पे आप एक करंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस करंट इज कॉल्ड लैब्राडोर करंट। ये लैब्राडोर स्ट्रेट से आ रही है। स्ट्रेट ऑफ लैब्राडोर जो है वो आपको इधर लैब्राडोर सी के साथ आगे नजर आएगा। सो ये ग्रीनलैंड और कनाडा के दरमियानी इलाका है। इस करंट की खूबी ये है कि ये आके गल्फ स्ट्रीम के साथ हिट होती है, उसके साथ मिक्स होती है, और जहाँ पे भी वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स आपस में मर्ज करेंगी, वार्म वाटर और कोल्ड वाटर जब भी मर्ज करेगा वहाँ पे फॉग क्रिएट होगी। सो फॉग के क्रिएट होने की जो साइट है वो ये है। यहाँ पे दूसरा एक और प्रॉब्लम जो आपको नजर आएगा वो ये होगा कि यहाँ पे आइसबर्ग्स बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि कोल्ड वाटर के साथ चंक्स ऑफ आइस जो है वो फ्लोट करते हुए आते हैं। सो दिस कुड बी द प्लेस जहाँ पे टाइटैनिक जो है वो सिंक हुआ, और उसकी सिंकिंग की बेसिक वजह यही आपके सामने मूवी में नजर आती है कि एक तो वो बड़ा फॉगी एरिया था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, और दूसरा ये है कि वहाँ पे आइसबर्ग्स की मौजूदगी भी थी। ठीक है जी, तो ये अटलांटिक का नॉर्थ का पार्ट हुआ। अब देखिए सीएसएस के पास पेपर्स तो उठा के देखेंगे तो आपको इतने पे भी उसने पूछ के क्वेश्चन खत्म कर देना। कई पास पेपर्स में आपको इवन पूरा ओशन जो है वो डिस्क्राइब करने को नहीं कहा जाता, बल्कि सिर्फ नॉर्थ पैसिफिक या नॉर्थ अटलांटिक को अटेम्प्ट करने को कह दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर जो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस नजर आएंगे पास पेपर्स में, वो एंटायर ओशन के होते हैं, यानी अटलांटिक का करंट पैटर्न बताइए या पैसिफिक का करंट पैटर्न बताएं। तो अब हम साउथ करंट की बात करते हैं, सदर्न अटलांटिक की तरफ देखते हैं। साउथ अटलांटिक करंट में आपको यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट नजर आएगी। जी, क्वेश्चन है कि जी सेम है। फिजिकल ज्योग्राफी में कोई चेंज नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी में पीएमएस सीएसएस सेम है, सिवाय इसके कि पीएमएस में मैप्स के टॉपिक्स हैं जो कि सीएसएस के सिलेबस में नहीं है। सीएसएस में जो एनवायरमेंटल इश्यूज और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के टॉपिक्स हैं, सेम वही टॉपिक्स आपको सीएसएस के लिए भी करने हैं। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी तो कॉमन है, लेकिन जो मैप्स के टॉपिक्स हैं वो पीएमएस के लिए एक्स्ट्रा है, वो पीएमएस वालों को करने हैं। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, साउथ इक्वेटोरियल करंट बिल्कुल वैसे ही फ्लो कर रही है जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फ्लो कर रही थी। बचा क्या है कि मशरक से चलने वाली हवाओं का इन्फ्लुएंस आ रहा है अफ्रीकन साइड से। ये केप सैन रॉक पे आके स्ट्राइक कर गई। केप सैन रॉक एक कॉर्नर टाइप आपके फीचर नजर आ रहा है लैंड मास का, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग अकर हुई, दो ब्रांचेस बनी।
एक ब्रांच जो है वो नॉर्थ इक्वेटर करंट के साथ मिलने के लिए चल पड़ी, और अल्टीमेटली इसने कैरिबियन आइलैंड्स में एंटर होना है। जब आप कैरिबियन आइलैंड्स का डिटेल मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आइलैंड्स के कुछ क्लस्टर्स मिलेंगे जिनके नाम लेसर और ग्रेटर एंटिलीज के नाम पे आपको नजर आएगा। सो अकॉर्डिंगली हम इस करंट को जो नाम देते हैं वो एंटिलीज करंट देते हैं। ठीक है, तो एंटिलीज ग्रेटर हो या स्मॉलर हो, एंटिलीज आइलैंड्स के क्लस्टर्स हैं। एंटिलीज के नाम पे इस करंट को हमने एंटिलीज करंट का टाइटल दे दिया, जो कि कैरिबियन सी में एंटर हो जाती है, कैरिबियन करंट का पार्ट बन जाती है। So this is a region where the southern water is entering into the northern part of the ocean. यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो दूसरी जो ब्रांच है, चूंकि वो ब्राज़ील के कोस्ट लाइन के साथ साथ ट्रैवल कर रही है, तो वही नाम जो उसके एडजेसेंट होगा उसको यूज़ किया जाएगा। इस करंट को हम ब्राज़ील करंट का नाम देते हैं। ब्राज़ील करंट के साथ भी एक कन्फ्लुएंस बनता है, एक करंट का कन्फ्लुएंस, और इस करंट का बेसिकली इस तरफ को टर्न हो जाना किसकी वजह से है कि यहाँ पे मेनली हवाएं जो चल रही है वो तो वेस्ट से आने वाली वेस्टर्लीज है, जो सदर्न हेमिस्फेयर की वेस्टर्लीज है, और वो पैसिफिक ओशन से पानी को फ्लो करती हुई लेके आ रही है। साउथ में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि ओशंस आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। सो ये पानी जो है ये अटलांटिक से भी गुजरेगा, आगे इसने इंडियन ओशन को क्रॉस करना है, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये पैसिफिक ओशन के फ्लो का पार्ट बन जाएगा। सो यहाँ पे अब आपके सामने एक ऑब्जर्वेशन है कि इस तरफ जो एक आपको ये पेनिनसुला नज़र आ रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ, जिसको स्ट्रेट के तौर पे भी देख सकते हैं, पैसेज के तौर पे भी देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड ड्रेक्स पैसेज। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बेंड नजर आ रहा है कोस्ट लाइंस में, और उस बेंड की वजह से यहाँ पे आपको ये साउथ से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाती हुई कोल्ड करंट नजर आएगी। ये एक आइलैंड्स के करीब से गुजरती है, और इन आइलैंड्स का नाम जो है वो है फॉकलैंड आइलैंड्स। फॉकलैंड आइलैंड्स पे एक जंग भी लड़ी गई थी जो कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना के दरमियान थी, क्योंकि फॉकलैंड जो है ये अर्जेंटीना की टेरिटरी है, और इस कोल्ड वाटर फ्लो को जो कि यहाँ पे आपको ब्लू कलर से नजर आ रहा है, इसको फॉकलैंड करंट का नाम दिया जाता है। तो ये एक सबमिसिव सी स्मॉल सी एंटिटी है जो कि ब्राजीलियन करंट में ही मर्ज हो जाती है, लेकिन इफेक्ट वही कॉज करती है जो हमने अभी नॉर्थ अटलांटिक में जो गल्फ स्ट्रीम का लैब्राडोर करंट के साथ कोलैब मतलब कन्फ्लुएंस देखा, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पे भी फॉग क्रिएट होगी, यहाँ पे भी आइसबर्ग्स उसके साथ आएंगे, लेकिन जो आपको फर्दर फ्लो नज़र आ रहा है वो यही है कि जो डोमिनेंट फ्लो है वो यहाँ पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के इन्फ्लुएंस में आने वाले पानी का फ्लो है। सो इस करंट को हम यहाँ पे नाम जो देंगे वो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कह सकते हैं, इसको हम सरकम पोलर ड्रिफ्ट का नाम भी देते हैं, लेकिन जो लोकल नाम यहाँ पे दिया जा सकता है दैट इज साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। जैसे हमने नॉर्थ में जो नॉर्थ अटलांटिक करंट लिखी है वहाँ पे उसको हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कह रहे थे, तो इसको हम साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट SAD का नाम देते हैं। एक और यहाँ पे जो आपको करंट फ्लो नजर आएगा उसको हम टाइटल देते हैं कंपनसेटरी करंट। कंपनसेटरी करंट्स उन करंट्स को कहा जाता है जो किसी एक वैक्यूम को फिल करने के लिए चल पड़े, तो कंपनसेशन के लिए चलेंगी। अब इसमें कंपनसेटरी करंट आपको कौन सी नजर आ रही है, दैट इज द बेंगुला करंट,
ये बेसिकली फ्लो कर रही है टू कंपनसेट द वाटर डेफिशिएंसी caused by the movement of south equatorial current. सो जहां से साउथ इक्वेटोरियल करंट का स्टार्ट हुआ था, उस तरफ को जो आपको करंट की मूवमेंट नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड द बेंगुला करंट। ये बेसिकली, बेंगुला जो है ये कोस्टल एरिया है अफ्रीका का, और उस कोस्टल एरिया की वजह से इसको बेंगुला करंट कहा जाता है। ठीक है, नाम वहां से डिराइव किया। इसको स्केलेटन कोस्ट भी कहा जाता है। बहुत सारे शिपरेक्स यहाँ पे होते रहे। उसकी वजह ये थी कि शिप्स जो थे वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू क्रॉस अफ्रीका टू रीच एशिया। तो जब तक ये सुएज कैनाल का पैसेज जो है वो स्टैब्लिश नहीं हुआ था, शिप्स यहाँ पे आते थे और इस करंट की वजह से वो डेवस्टेशन का शिकार होते थे, एक्सीडेंट्स होते थे, जिसकी वजह से इस कोस्ट को स्केलेटन कोस्ट का नाम भी दिया जाता है। सो दिस रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ द करंट्स इन अटलांटिक ओशन। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई चीज़ें। करंट पैटर्न क्लियर हो गया। ओके, अब इस पे हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं कि वी कैन डिस्कस द करंट पैटर्न ऑफ पैसिफिक ओशन। अब आप प्रीवियस मैप में देखें तो पैसिफिक स्प्लिट अप किया हुआ था, दो साइड्स में आपको दिखाया। एक आपको ये वाली साइड नज़र आ रही है जो कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया की साइड है, और दूसरी तरफ जो आपको साइड नज़र आ रही है वो अमेरिकाज की साइड है, नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट। और आपको एक कोस्टल लाइन जो है वो साउथ अमेरिका की नज़र आ रही है। तो जब आप देखते हैं पैसिफिक को सेंट्रलाइज करके, यदि आपके पास अगर एक ग्लोब है तो आप पैसिफिक साइड को अपने सामने रख लें, तो उसमें आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी, सिंपल बात, मशरकी साइड जो होगी उसमें आपके सामने एक तो ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक विल बी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ में एंटार्क्टिका। यहाँ पे आप एक पैसेज देख रहे हैं, ये बेरिंग स्ट्रेट कहलाता है। स्ट्रेट वो नैरो पैसेज होता है, पानी का एक ऐसा एरिया, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो कनेक्ट करता है दो लार्जर वाटर बॉडीज को। सो ये वो बेरिंग स्ट्रेट है, जहाँ पे रशिया और यूएसए बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज हैं। ये आपके सामने अमेरिकन टेरिटरी अलास्का की नज़र आ रही है, इधर आपको रशिया नज़र आ रहा है। और ये जो स्ट्रेट है ये बेसिकली आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। इक्वेटर की लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो इक्वेटर आपको नजर आएगा यहाँ पर। ठीक है जी, ये इक्वेटोरियल लाइन आ गई। अब वही पैटर्न देखना है आपने। सबसे पहले विंड्स को ड्रॉ कर ले। तो विंड्स की ड्राइंग क्या है जी, के इक्वेटर के करीब जो विंड्स फ्लो कर रही हैं वो मशरिक से मगरिब की तरफ चल रही है, दोनों हेमिस्फेयर्स में। सो नॉर्दर्न पैसिफिक की अगर करंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि एक करंट यहाँ पे ओरिजिनेट होगी, विच इज कॉल्ड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। बिल्कुल वही नाम रखा जाएगा जो कि आपने अटलांटिक में पढ़ा। सो क्योंकि ओपन सी है, ओपन एरिया है, तो यहाँ पे कोई एडजेसेंट जोग्राफिकल और कोई एरियाज नहीं है। अकॉर्डिंगली हम सिर्फ इसकी लोकेशन को यूज़ करते हुए कि ये इक्वेटर के नॉर्थ में फ्लो कर रही है, हम इसको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का नाम दे रहे हैं। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब फिलिपीन आइलैंड्स के साथ स्ट्राइक करती है तो ये फिर नॉर्थवर्ड टर्न लेती है, टुवर्ड्स द पोल टर्न लेती है, जापान के करीब से गुजरती है। नाम जो दिया जाएगा, इसको हम क्यूशियो करंट भी कहते हैं, ये ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। इसको हम जापान करंट का नाम भी देते हैं। सो आइदर इट इज क्यूशियो करंट और जापान करंट। ठीक है जी, ये बिल्कुल गल्फ स्ट्रीम की तरह से नॉर्थ की तरफ टर्न हुई।
जैसे ही ये नॉर्थ की तरफ टर्न हुई, उसके साथ ही यहाँ पे वेस्ट से आने वाली विंड्स का इन्फ्लुएंस आया, और ये करंट जैसे वहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के तौर पे टर्न हुई थी, यहाँ पे इस करंट का नाम बन जाता है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। इट इज़ अ वार्म करंट। ठीक है जी। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वार्म करंट है, जापान करंट वार्म करंट के तौर पे आएगी, और नॉर्थ पैसिफिक करंट जो है ये भी एक वार्म करंट है। सो ये वार्म करंट्स जो है, ये इसमें से अब नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, इट रीचेस साइड ऑफ अलास्का। यहाँ पे आपको कन्फिग्रेशन ऑफ कोस्ट लाइन का एक फैक्टर इस सेंस में नजर आएगा कि अलास्कन बाइट या गल्फ का एरिया है, और ये कर्व्ड एक कोस्ट लाइन है। इसकी वजह से यहाँ पे ये जो करंट्स है ये अपना एक जायर या एक सर्कुलर मोशन पूरा करती है, और उसके बाद ये इक्वेटर वर्ड चल पड़ती है। जब ये इक्वेटर की तरफ चलती है तो इसको हम relatively कोल्ड कंसिडर करेंगे। आई एम ड्राइंग इट विद द ब्लू कलर। ठीक है जी। relative टेम्परेचर की बेस पे ये बिल्कुल कैनरी करंट की तरह से नीचे आई। सो इसको हमने नाम दे दिया कैलिफोर्निया करंट। रीजन भी कि ये कैलिफोर्निया की कोस्ट लाइन के साथ साथ गुजर के आई है। जो करंट आपको एक सर्कुलर मोशन करती हुई नजर आ रही है अलास्का के कोस्ट लाइन के साथ साथ, इसको अलास्कन जायर का नाम दिया जाता है। तो जो नाम इस पे रखा जाएगा वो अलास्कन करंट भी कहा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर रेफरेंसेस आपको मिलेंगे अलास्कन जायर, जायरेक्ट मोशन या सर्कुलर मोशन। इधर आपको कोई फ्लो नॉर्वेजियन करंट की तरह से आर्कटिक में जाता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस रीजन में जो कनेक्शन है बिटवीन दीज टू ओशंस, आर्कटिक का पैसिफिक के साथ, वो बहुत नैरो पैसेज है, और वहां से एट अ टाइम एक ही करंट गुजरती है विच इज कोल्ड करंट जो आर्कटिक से चल के आ रही है। और इस करंट को हम नाम देते हैं कमचटका करंट। कमचटका करंट, वर्ड भी आपके सामने कमचटका यहाँ लिखा है। इसको कमचटका करंट का नाम दिया जाता है इस फीचर की बुनियाद पे, जो कि रशियन टेरिटरी है, और रशिया का एक पेनिनसुला है, यानी कि ये एक सेमी आइलैंड टाइप एरिया है, जिसको नाम दिया जाता है कमचटका। सो करंट का नाम भी कमचटका करंट, और ये एक कोल्ड करंट है। अगर हम इसमें करंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर्स, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जापान करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट जो है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ये सारी वार्म करंट्स कंसिडर होंगी। कैलिफोर्निया करंट और कमचटका करंट जो है ये कोल्ड करंट्स हैं। साउथ का पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। साउथ के पैटर्न में आपके सामने इक्वेटर के साउथ में पैरेलल टू इक्वेटर चलने वाली जो करंट है, इट इज नेम्ड एज साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है, इट विल गो टूवर्ड्स द पापुआ न्यू गिनी और ओशनिया के आइलैंड्स की तरफ जाती है, और इसमें से कुछ पार्ट जो है करंट का, दैट फ्लोज इनटू द आइलैंडिक पैसेजेस जो यहाँ पे मुख्तलिफ चैनल्स हैं, इनके थ्रू ये मलाक्का स्ट्रेट को क्रॉस करके अल्टीमेटली इंडियन ओशन में भी चले जाता है कुछ पानी। लेकिन इसके साथ आपको जो एक और चीज़ नजर आएगी वो ये है कि इसका मेजर पार्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल के साथ से गुजर के साउथवर्ड पोल की तरफ ट्रैवल करता है। सो अकॉर्डिंगली नाम आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब ये मशरकी साहिल के करीब से गुजरेगी तो हम इसको ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट का नाम देते हैं, बिकॉज इट इज पासिंग along द ईस्टर्न बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब ये करंट फ्लो का हिस्सा बनती है। अगर ट्रांजिशन के थ्रू मिक्स हो रही है तो फॉग वगैरह क्रिएट नहीं होगी। अगर स्ट्राइक कर रही है तो फिर अब्रप्ट चेंज की वजह से फॉग क्रिएट होती है। सो ये करंट ग्रेजुअली मिक्स अप हो जाती है इस रीजन में, और यहाँ पे हम इसको नाम दे रहे हैं
सरकमपोलर करंट, या इसको हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का नाम दे सकते हैं, एज इट इज जो हम यूज करते आ रहे हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द SPD, ये भी कहा जा सकता है। साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट का नाम भी हम इसको दे सकते हैं। और जैसे हमने साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट को ऑब्जर्व किया था, वो जिस तरह से उसमें से एक ब्रांच कंपनसेटरी ट्रैवल कर रही थी टूवर्ड्स द ओरिजिन पॉइंट ऑफ साउथ इक्वेटोरियल करंट, ऐसे ही आपको यहाँ पे नजर आएगा। और यहाँ पे जो आपको जो चेन नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द पेरू करंट। तो इधर हम इसको जो नाम देते हैं वो पेरू के कंट्री के नाम पे पेरू करंट का नाम देते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है जो आपके जनरल नॉलेज में ऐड होना चाहिए। इसको हम्बोल्ट करंट का नाम भी दिया जाता है। अलेक्जेंडर फॉन हम्बोल्ट एक जर्मन ज्योग्राफर था जिसने साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन की मैपिंग की थी, और उसके इस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हुए इस करंट का नाम उसके साथ एंटाइटल्ड है। सो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि साउथ का पैटर्न रिलेटिवली इजी पैटर्न है। इसमें आपको साउथ करंट और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये वार्म करंट्स के तौर पे नजर आ रही है, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और पीरू करंट जिसको हम बोर्ड करंट भी कहा जाता है, ये करंट्स आपको कोल्ड करंट्स के तौर पे नजर आ रही है। सो दिस इज द होल पैटर्न ऑफ पैसिफिक ओशन। सो कल के लेक्चर में हम लोग जो कवर करेंगे वो इंडियन ओशन का पैटर्न होगा, और इंडियन ओशन के साथ ही हमने जो इफेक्ट्स ऑफ करंट्स ऑन सराउंडिंग है उनको भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस की नेचर हो सकती है वो कम्बिनेशंस के साथ भी है और इंडिविजुअल भी है। इसके 3 सेक्शंस बनते हैं। पहला सेक्शन जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द करंट्स है। दूसरा सेक्शन जो है वो करंट के पैटर्न्स है, जैसे हमने आज अटलांटिक और पैसिफिक के करंट पैटर्न्स पढ़े हैं, इंडियन ओशन का भी होगा इसमें। और फिर तीसरा सेक्शन जो है वो इफेक्ट्स ऑफ करंट्स ऑन सराउंडिंग्स है। सो सराउंडिंग एरियाज के टेम्परेचर में क्या चेंजेस आते हैं, रेनफॉल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और फिशिंग और फॉग फॉग के ऑलरेडी आपने केसेस देखे कि जापान करंट और कमचटका करंट जहाँ पे मिक्स होती है वहाँ पे भी फॉग बनती है। जहाँ पे हमने ब्राज़ील करंट को फॉकलैंड करंट से मिक्स होते हुए देखा, फॉग वहाँ पे भी फॉर्म होगी। और जो गल्फ स्ट्रीम का लेब्राडोर के साथ कन्फ्लुएंस था, फॉग वहाँ पे भी होगी। ठीक है, वही एग्जांपल्स यहाँ से यू पिक करेंगे और वहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो आज की मीटिंग इतनी ही है, कल इंशाल्लाह फिर से इसको ज्वाइन कीजिए। और कल हम चूंकि करंट्स को कंप्लीट कर चुके होंगे तो इंट्रोडक्टरी पोर्शन जो है वो एटमॉस्फेयर का, वो भी हम कल के लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है तो वो भी क्लियर कर लें। इसको आपने स्टडी करना हो तो इन पैटर्न्स को आप स्टडी करेंगे सरफराज अहमद बाजवा की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक से फॉलो कीजिएगा, वहाँ से इसको स्टडी कर लें हेडिंग वाइज। ओके जी, थैंक यू सो मच।